जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के महासंग्राम रिवीजन क्लासेस देखेंगे, जिसमें आपके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कवर किए जाएंगे। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। आपने बोला था कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़ लाइए। अब हर एक आपके सब्जेक्ट की एक वीडियो में आपके सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में किसी पॉइंट पर, किसी क्वेश्चन को लेकर रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस हमारा लगा है वो है पश्चिमी राजनीतिक विचार का इतिहास। एक प्रकार से जो राजनीतिक विचारक हैं हमारे पश्चिमी, उनका इतिहास हमें पढ़ना है। प्लेटो से लेके बर्ग तक हमें पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है जो कि हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी। हर एक क्लास यहाँ जो कराई जाती है सबके पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे आपके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला जब भी रहेगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका जैसे ही शेड्यूल आएगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस हमारा जो पेपर फर्स्ट है पश्चिमी राजनीतिक विचारक का इतिहास के विषय में, इसमें क्या क्या हमारे लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सभी आपको बताए जाएंगे। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। आपके लिए इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को अवश्य दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव कैसे पड़ा था। प्लेटो जो है वे सुकरात के शिष्य थे। सुकरात कौन थे? एक प्रकार से सुकरात एक दार्शनिक थे और सुकरात ने बहुत ही सुधार करने का अपने समय में प्रयास किया हुआ था। प्लेटो जो है वह सुकरात के सभी बातों से लगभग प्रभावित थे और वह उनके शिष्य थे। प्लेटो जो थे वह सुकरात के शिष्य थे, इसलिए सुकरात के दर्शन का प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। सुकरात के समय समाज और राज्य में अराजकता और निरंकुश शासन की व्यवस्था थी। उस समय सच्चाई को कहने की क्षमता किसी में नहीं थी। इस प्रकार से अराजकता और निरंकुशता फैली हुई थी कि कोई भी सच बोलने की क्षमता उस समय नहीं रखता था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां लॉटरी सिस्टम के आधार पर होती थी। योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति जो है पद प्राप्त करने से दूर रह जाते थे। ऐसे में सुकरात द्वारा इन सभी व्यवस्थाओं का खंडन किया गया। सुकरात का शिष्य होने के कारण प्लेटो ने भी तत्कालीन यूनान में प्रचलित सभी व्यवस्थाओं का खंडन किया। प्लेटो का कहना था कि यदि किसी राज्य में रहने वाले नागरिक जो सच्चाई को नहीं कह सकते तो वहाँ निरंकुश शासन ही होगा। अतः उसके द्वारा ज्ञान की बात कही गई जो सुकरात के विचारों से पूरी तरह प्रभावित था। प्लेटो सुकरात से प्रभावित था। आप इस बात से भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि सुकरात की हत्या जब कर दी गई, उसे विष का प्याला दे दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तो प्लेटो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह आगे चलकर रिपब्लिक जो लिखता है, एक प्रकार से न्याय के लिए जो वह सिद्धांत विभिन्न देता है, वह किससे प्रभावित होकर देता है? सुकरात के घटना से प्रभावित होकर देता है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, संत अगस्टाइन का दो नगरों का सिद्धांत क्या है? संत अगस्टाइन ने अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय नगर में कहा है कि मानव इतिहास दो प्रकार के नगरों के आपसी संबंधों की अभिव्यक्ति है। अर्थात उसने दो नगरों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। किसमें? अपनी पुस्तक में, जो कि पुस्तक का नाम है सिटी ऑफ गॉड, जिसे ईश्वरीय नगर भी कहा जाता है। संत अगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड में दो नगरों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। अब वो दो नगर उसने कौन कौन से बताए थे? पहला था एक पार्थिव नगर और दूसरा था दिव्य नगर। पार्थिव नगर के निवासियों में स्वार्थ की प्रधानता थी, जबकि दिव्य नगर में निवासियों में ईश्वरीय प्रेम की प्रभावना थी। एक प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, पार्थिव नगर वाले जो थे वह स्वार्थी थे, जो दिव्य नगर वाले थे वो ईश्वरीय प्रेम की भावना होती थी उनके अंतर्गत।
पार्थिव नगर में मनुष्य के राजनीतिक जीवन का वृत्तांत होता था, जबकि दिव्य नगर का इतिहास मोक्ष की प्राप्ति है। यह ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध का इतिहास है। इस प्रकार से उन्होंने दो नगरों का सिद्धांत दिया हुआ था, किसने? संत अगस्ताइन में। तो आपको जब किसी भी टॉपिक के विषय में पता रहेगा तो आप उसको अगर एक्सप्लेन करके पूछा जाए तो आप इसको बता सकेंगे, क्योंकि आपको अब पता चल गया संत अगस्टाइन ने जो दो नगरों की सिद्धांत दिया हुआ था, उसमें एक पार्थिव नगर, एक दो है दिव्य नगर है। तो आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख पाएंगे। तो हर एक टॉपिक आपको ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तीसरा प्रश्न, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार क्या हैं? अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार अपने में एक अलग विचार है। उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि किसी राज्य में मात्र निवास करने से कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं हो जाता है। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार के विषय में किस पुस्तक में लिखा हुआ है? पॉलिटिक्स में लिखा हुआ है। और उसने कहा है, कोई भी व्यक्ति हो उस राज्य का नागरिक केवल उसमें निवास करने के कारण से नहीं हो सकता। विदेशी व्यापारी, दास, कृषक राज्य में रहते हैं लेकिन उन्हें हम नागरिक नहीं मानते हैं। उसका कहना है कि विदेशी भी आते हैं हमारे राज्य में रहते हैं, व्यापारी आते हैं, दास आते हैं, कृषक राज्य में रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नागरिक नहीं मान सकते। राज्य का नागरिक वह है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सदस्य हो। वही राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि वही नीति निर्धारण और न्याय के बारे में निर्णय लेते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सभी प्राणियों में पूर्ण है, परंतु जब उसे विधि और न्याय से पृथक कर दिया जाता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। अर्थात उसके अनुसार अगर उसे न्याय से पृथक कर दिया जाए, न्याय से अलग कर दिया जाए, विधियों से अलग कर दिया जाए, तो वह मनुष्य जो है निकृष्टतम हो जाएगा। और नागरिक कोई भी व्यक्ति तभी बन पाएगा जब वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सदस्य हो, ना कि केवल राज्य में निवास करने के कारण उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा किसका विचार है? अरस्तु का, जिसने अपने बुक पॉलिटिक्स में अपनी नागरिकता संबंधी विचार को दिया है। अगला प्रश्न है, द लॉज। द लॉज पर टिप्पणी लिखिए। द लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। यह प्लेटो के निधन के बाद जो है प्रकाशित हुआ। प्लेटो द्वारा लिखे गए विचार इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके निधन के बाद अरस्तु ने पांडुलिपि को एकत्रित करके प्रकाशित किया। अरस्तु सच्चे अर्थों में प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो ने अध्ययन के लिए 386 ईस्वी पूर्व एथेंस में एक शिक्षालय खोला था। यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। अरस्तु उस अकादमी का शिक्षक था। प्लेटो जब अपने ग्रंथ द लॉज को लिखने में लगा हुआ था, तब अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से परिचित था। द लॉज के प्रकाशन के समय अरस्तु ने कहा था कि इस ग्रंथ को प्रकाशित करके हमने अपने गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की हुई थी। अरस्तु कौन थे? वह प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु जो है अपने गुरु प्लेटो का जो उन्होंने रचना की हुई थी, इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको एकत्रित करके द लॉज पुस्तक को उसने जो है प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हॉब्स क्या व्यक्तिवादी के रूप में। हॉब्स जो है व्यक्तिवाद के रूप में। हॉब्स के राजदर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है। वह पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को सर्वोपरि माना था। राज्य में अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने राजा को निरंकुश अधिकार दिया। डनिंग के अनुसार हॉब्स ऊपर से निरंकुश और अंदर से व्यक्तिवादी था, अर्थात वह पहला दार्शनिक था। हॉब्स जो था वह पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति को हित को सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर माना था, अर्थात वह चाहता था कि व्यक्ति का हित जो है सबसे पहले किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा मॉन्टेस्क्यू के राजदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि कार्यों को करने का अधिकार जिनकी अनुमति कानून देते हैं, यदि कोई कानून ऐसे कार्यों को करता है जिनकी अनुमति कानून नहीं देते हैं, वह व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी ऐसी शक्ति प्राप्त होगी। अर्थात कोई भी नागरिक ऐसा है, वह कार्य करता है जो कानून नहीं करने देता है, तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति जब अपनी इच्छानुसार कार्य कर रहा होता है
तभी वह स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन वह कानून द्वारा वैध होना चाहिए। वह अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करे, परंतु जो कानून के द्वारा वैध हो वही कार्य करे। मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता को दो रूप बताया। कौन कौन सा? एक राजनीतिक स्वतंत्रता और एक होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता विधि पर आधारित होती है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है नागरिकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर होती है। ये हो गया हमारा प्रश्न जो है मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता संबंधी विचार। अगला हम देखेंगे प्लेटो का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में समाज को 3 वर्गों में बांटा है। ये वर्ग कौन कौन से हैं? शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक देश का राजा होगा जो अपनी प्रजा की सेवा में लगा रहेगा। सैनिक वर्ग देश की रक्षा में लगा रहेगा। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना इन्हीं का कार्य होगा। समाज में तीसरा वर्ग जो उत्पादक वर्ग होगा, जो राज्य के नागरिकों का भरण पोषण करेगा। राज्य के ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें, वही न्याय होगा। इस प्रकार प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर बल दिया। राज्य के लिए 3 वर्गों को अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी हैं। प्लेटो का क्या कहना है? प्लेटो कहता है कि 3 वर्ग हैं हमारे समाज में, हमारे राज्य में, वह अपना अपना कार्य करें तभी एक प्रकार से कार्य सिद्ध होगा, तभी वह सफल होगा। कौन कौन से वर्ग हैं? शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक जो है राजा कार्य करे, सैनिक रक्षा का कार्य करे और उत्पादक जो है वह भरण पोषण का कार्य करे राज्य के लोगों का। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, द स्टेट्समैन पर टिप्पणी लिखिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द स्टेट्समैन में शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। उसने शासन के 6 रूप बताए हैं। कौन कौन से? एक व्यक्ति का शासन जो कि राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों का शासन जिसे धनी या कुलीन तंत्र कहा जाता है। तीसरा है बहुतों का शासन जिसे निर्धनों का लोकतंत्र कहा जाता है। बहुत निर्धनों का शासन भीड़ तंत्र कहलाता है। कुछ धनी का शासन गुट तंत्र और एक व्यक्ति का शासन जो है वह निरंकुश तंत्र कहलाता है। और वह कहता है कि शासन व्यवस्थाओं में चक्रीय परिवर्तन जो है वह होता रहता है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है सामाजिक समझौता पर टिप्पणी। सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया हुआ था। इनका कहना है कि यह जो राज्य का उत्पत्ति हुआ है वह किसके द्वारा हुआ है? एक समझौते के द्वारा। अब वह समझौता किसके बीच हुआ है? नागरिकों के बीच, नागरिक या शासन के बीच, शासक के बीच, किसके बीच हुआ है? उनमें अलग अलग लोगों के अलग मत हैं। मतलब हॉब्स, लॉक, रूसो के अलग अलग मत हैं। हॉब्स ने क्या कहा है? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक मानते हुए कहा कि नागरिकों ने एक समझौता किया जिससे राज्य अस्तित्व में आया। और लॉक क्या कहता है? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए मनुष्यों ने 2 समझौता किया। उसने बताया कि 2 समझौता किया। प्रथम क्या किया? राजनीति जो शासक और नागरिकों के मध्य हुआ, और दूसरा समझौता कौन सा हुआ? सामाजिक, जो नागरिकों के मध्य हुआ। और रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता नागरिक की सामान्य इच्छा में निहित होता है। हॉब्स ने राज्य की निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, जबकि जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताइए। मध्ययुगीन जो राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषता में है उस समय जो है जब मध्ययुगी चल रहा था उस समय चर्च की सर्वोपरिता थी। शरीर और आत्मा का सिद्धांत कार्य करता था। सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति थी। केंद्रीय सत्ता का अभाव, राज सत्ता पर नियंत्रण, प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत, सार्वभौमिकतावाद और राजतंत्रात्मक सरकार की प्रधानता थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 11वां प्रश्न, मध्य युग में राज्य और चर्च में संबंध एवं विवाद बताइए। अर्थात जब मध्य युग चल रहा था तो राज्य और चर्च में क्या संबंध थे और क्या विवाद थे उसको हम समझेंगे। मध्यकाल में राज्य और चर्च में काफ़ी विवाद रहा है। इस युग में धर्म का स्थान इतना प्रबल हो गया था कि राज्य सत्ता चर्च में केंद्रित हो गई। उसकी स्थिति धर्म सत्ता के शांति विभाग जैसी बन गई थी। धर्म एक जादू जैसा उस समय कार्य करने लगा। परिणाम स्वरूप राजा चर्च के नियंत्रण में हो गया। जब
जो है धर्म हावी हो गया तो राजा जो है वह चर्च के नियंत्रण में आ गया। चर्च ने अपने समर्थन में 2 तलवारों का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया हुआ था। धार्मिक सत्ता की स्थापना में राज सत्ता पंगु हो गई थी, लेकिन 13वीं शताब्दी के तीसरे चरण में धार्मिक परिवर्तन हुआ और राजकीय सत्ता को पुनः समर्थन जो है वह मिलने लगा था और राज सत्ता पर निम्न प्रबंध भी लगाए गए थे। जैसे कि पहला है कि राजा द्वारा राज्याभिषेक के समय की जाने वाली प्रतिज्ञा, सामंतवादी व्यवस्था और रीति रिवाज को पालन करने वाला राजा बाध्य होगा, ये सभी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए जो भी हम बता रहे हैं इससे आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा। जैसे कि विचारकों में हमें पढ़ना क्या रहता है कि उसके विचार क्या हैं, किसी भी विचारक के मत क्या हैं किसी भी टॉपिक पर, और उसने क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, यही हमें पढ़ना रहता है। और एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है कि उसने क्या क्या पुस्तकें लिखी हुई हैं और कौन सी उसकी जो है फेमस पुस्तक है, मतलब सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हर एक जो फेमस बुक है उसके विषय में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो बुकें हैं, जैसे कि लेवियाथन हॉब्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह 1651 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया हुआ था। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1651 में। और किसकी है ये? हॉब्स की है। कौन सी? लेवियाथन। प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक संविदा पर विचार व्यक्त करते हुए हॉब्स ने संप्रभुता पर अपने विचार व्यक्त किए और लेवियाथन के प्रकाशन से फ्रांसीसी अधिकारी उससे नाराज हो गए। उसे इससे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे कारण हॉब्स अपने देश इंग्लैंड वापस चला गया था। अगला प्रश्न है सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में ही फर्स्ट टॉपिक है, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। विभिन्न क्लासेस भी आपकी चल चुकी हैं, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एमए फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस के नाम से। पेपर फर्स्ट क्लासेस, पेपर सेकंड क्लासेस, पेपर 4 क्लासेस जो भी चली है सबका प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सोफिस्ट आखिर थे कौन। वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दिया करिए, आपके लिए इतना मेहनत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई जाती है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दिया करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और आप उसको निभाइए। हम अपने द्वारा अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे वो लेकर आएंगे। 13वां प्रश्न हमारा कौन सा है? सोफिस्ट कौन थे? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लोकतंत्र के उत्कर्ष के कारण विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। इस दौर में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में लोकमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए वाक्पटुता के प्रयोग का रास्ता खुल गया। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्तिगत शिक्षकों का समूह अस्तित्व में आया जो धनवान लोगों को राजनीति में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देते थे, और इन्हीं शिक्षकों को क्या कहते थे? सोफिस्ट कहा गया। यह मूलतः विदेशी थे, यूनान में शिक्षा देने का कार्य करते थे। सोफिस्टों में सबसे मुख्य नाम था प्रोटोगोरस, जॉर्जियास और पर्डिकास। एक समय था 5वीं शताब्दी में जब एक प्रकार से लोकतंत्र में उत्कर्ष के कारण विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बढ़ गई थी। उस समय जो भी एक प्रकार से चुना जाता था उच्च पदों पर, उसे अच्छा बोलना आना चाहिए था, भाषण देना आना चाहिए था, विभिन्न टॉपिक्स पर उसे ज्ञान होना चाहिए था। तो ये ज्ञान देता कौन था? उस समय आए थे जो सोफिस्ट, वो एक प्रकार से उनसे उचित मात्रा लेकर धन अर्जन करके उन्हें शिक्षा देते थे, और जिसके पास धन नहीं रहता था, चाहे वह काबिल हो चाहे नहीं, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता था और वह इन सभी पदों से जो है वर्जित रह जाता था। सोफिस्टों को कोई मतलब नहीं था कि उनके द्वारा शिक्षा दी गई है जो उससे प्रभाव अच्छा पड़ रहा है या बुरा, वह सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन करने के लिए पढ़ाते थे। अगला प्रश्न हमारा है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का क्या योगदान है? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के राजनीतिक विचार अरस्तु के विचारों से प्रभावित थे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उनकी निम्न देन रही है। जैसे कि पहला देन क्या था उनका? राज्य कई इकाइयों एवं संगठनों में बना हुआ है, एक संस्था है जिसे वर्तमान समय में देखा जा रहा है। दूसरा क्या था? राज्य के अंदर कई वर्ग के लोग होते हैं, जिसमें कृषक, सैनिक, पुरोहित एवं उद्यमी आदि तभी राज्य का एक प्रकार से यहाँ पर सभी होगा, आदि सभी जो है राज्य का विकास संभव होता है। अगला है हमारा तीसरा, कानून राज्य के लिए आवश्यक है, तभी मानव संबंधों को व्यवस्थित किया जा सकता है। मार्सिलियो ने चर्च और राज्य में संबंधों को बताते हुए कहा कि चर्च एक सामाजिक संस्था है और पुरोहित एवं पादरी जो है उसके वर्ग हैं।
अगला है हमारा, उन्होंने क्या योगदान किया था, 5वां, मार्सिलियो ने चर्च की संपत्ति को सार्वजनिक माना है और इसी को आज स्वीकार करते हुए सभी धर्मों को संपत्तियों पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। अर्थात जैसे मंदिर बनती है, कोई भी एक बड़ी मंदिर है तो वह किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं रहती है, व्यक्तिगत नहीं रहती है, एक प्रकार से उस पर सरकार का होता है, सार्वजनिक हित होता है। सार्वजनिक हित के लिए उसमें जो धन आता है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, 6 लीवर्स डी रिपब्लिकी ऊपर टिप्पणी लिखिए। बोदा ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 लीवर्स डी रिपब्लिक्यू में किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। अगला प्रश्न 16वां है, अरस्तु के अनुसार शासन व्यवस्थाओं का चक्रीय परिवर्तन। अरस्तु द्वारा शासन का वर्गीकरण किया गया। उन्होंने 6 प्रकार के शासन बताए। कौन कौन से? राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, संयम प्रजातंत्र, अतिवादी लोकतंत्र। अरस्तु ने राजतंत्र को श्रेष्ठ और अतिवादी लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था बताया है। सभी शासन व्यवस्थाओं का चक्रीय परिवर्तन होता है। जिस प्रकार एक साइकिल के पहिए में लगी तीली ऊपर नीचे होती रहती है, उसी प्रकार शासन का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। कैसे? जब शासक जनहित को ठुकराकर अपने स्वार्थ में लग जाता है तो जनता उस शासन को हटाकर नई व्यवस्था कायम करती है और यह क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। यह जो आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा नोट्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर नोट्स लें और अपना रिवीजन करें। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लें, फिर एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो देख कर जाएँ, या फिर आपको सीधे सीधे रिवीजन करने से भी याद हो जाएगा। ध्यान से आप बस सुनते रहिए। 17वां प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमानता बताइए। अब क्या असमानता थी प्लेटो और अरस्तु के विचार में? प्लेटो जो था एक प्रकार से वह कल्पनावादी था, लेकिन अरस्तु जो था वह यथार्थवादी था। प्लेटो की पद्धति क्या थी? निगमनात्मक। अरस्तु की पद्धति क्या थी? आगमनात्मक। प्लेटो अतिमानव की खोज करता था, लेकिन अरस्तु जो है अति विज्ञान की। प्लेटो क्रांतिकारी था, अरस्तु जो है रूढ़िवादी है। प्लेटो जो है दार्शनिक राजा की संप्रभुता पर विश्वास करता है, अरस्तु कानून की संप्रभुता पर विश्वास करता है। प्लेटो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक मानता है, जबकि अरस्तु इसको अलग अलग मानता है। किसको? राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को। यह दोनों में असमानता थी, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है 18वां, अरस्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन। इस समय क्रांति का अर्थ लोग अलग ले लेते हैं कि जिसमें एक प्रकार से खून बह जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ भगदड़ हो जाए, वह क्रांति समझते हैं। लेकिन अरस्तु क्रांति को एक प्रकार से संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन जो होता है उसी को वह क्रांति मानते थे। संविधान या शासन व्यवस्था में परिवर्तन ही क्रांति है। अरस्तु किसी देश की क्रांति विशेष से अपने आप को नहीं जोड़ता था और अरस्तु के अनुसार 2 क्रांति के स्वरूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पहला है आंशिक क्रांति, जब संविधान या शासन के किसी भाग में परिवर्तन किया जाए तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं, लेकिन जब संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए तो उसे अरस्तु पूर्ण क्रांति की संज्ञा देता है। तो अरस्तु ने 2 प्रकार की क्रांतियां बताई हैं। कौन कौन सी? आंशिक क्रांति और पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति क्या है? जब संविधान या शासन के किसी भाग में परिवर्तन किया जाए तो वह आंशिक क्रांति कहलाता है, लेकिन जब संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण क्रांति कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध के लेखक जो है जॉन लॉक की महान यह कृति है। इस पर उन्होंने राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत का जोरदार खंडन किया हुआ है। लॉक के ग्रंथ का उद्देश्य जो है निरंकुशतावाद का खंडन करके यह सिद्ध करना था कि 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता की सहमति पर आधारित थी। लॉक की यह जो पुस्तक थी यद्यपि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन प्रोफेसर पीटर ने अपने नवीनतम अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि यह 1683 के पूर्व ही तैयार हो गई थी। लिखने के 7 वर्ष बाद यह ग्रंथ इसलिए प्रकाशित हुआ क्योंकि लॉक को यह भय था
कि स्टुअर्ट शासक पुनः सिंहासन रूढ़ हुए तो उन्हें दंड भोगना होगा। अर्थात वह 1683 में ही इसको लिख चुके थे, लेकिन इसे 1690 में प्रकाशित करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उन्हें इसका दंड न भोगना पड़ जाए। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पर बर्क के क्या विचार हैं। एडमंड बर्क के विचार के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की रीतियों और नियमों के अनुरूप जीने में निहित है, न कि उसे हटकर चलने में। स्वतंत्रता अभिरुचि का विषय है, अधिकार का नहीं। मनुष्य वही तक स्वतंत्रता के पात्र हैं जहाँ तक वे आत्मसंयम, न्यायप्रियता, धैर्य, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। अर्थात जहाँ पर वह न्याय के साथ चलते हैं, धैर्य रखते हैं, अपने आप पर संयम रखते हैं और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, तभी तक वह स्वतंत्र रहने के पात्र हैं, वरना उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। धैर्यहीन मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकते। बर्क के अनुसार सरकार का उद्देश्य अधिकारों की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि मानवीय बुद्धि की ऐसी रचना करना है जिसका लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 1762 में प्रकाशित हुआ। इसमें उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने राजनीतिक विचारों, सामान्य इच्छा, कानून, नागरिकता एवं धर्म का चित्रण बड़े सूझबूझ के साथ रूसो ने इसमें किया हुआ है। अगला हमारा है रिपब्लिक। हर एक रचना देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर लाई गई है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए। बाकी ध्यान से सुनते रहिए और रिवीजन करने के लिए नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे। रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इस पुस्तक में प्लेटो ने न्याय की स्थापना की बात कही है, इसीलिए यह कहा जाता है कि रिपब्लिक न्याय पर लिखी गई पुस्तक है और उसका उपशीर्षक न्याय है। न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है और उनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। रिपब्लिक में शिक्षा, साम्यवाद और आदर्श राज्य की स्थापना की बातें भी कही गई हैं। प्लेटो का कहना है कि जब तक राजा ज्ञानी नहीं होगा तब तक आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। प्लेटो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन भी किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 23वां, राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसका तथ्य है, किसका यह विचार है। तो प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का विराट रूप माना है। उसके अनुसार जो विशेषताएं व्यक्ति में हैं वह राज्य में भी होती हैं। राज्य व्यक्ति का सदृष्टि रूप है। प्लेटो ने राज्य को मानव मन की उपज माना हुआ है। राज्य व्यक्ति है और राज्य व्यक्ति का आनुषंगिक भाग है। अपनी बनावट और संगठन में दोनों एक हैं। राज्य की चेतना और व्यक्ति की चेतना का प्लेटो एक ही मानता है। अतः राज्य व्यक्ति का बड़ा स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति में राज्य की तरह सिद्धांत और आदर्श होते हैं। वह राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानता है। यह किसका विचार है? प्लेटो का। प्लेटो क्या कहता है? राज्य जो है वह व्यक्ति का बड़ा स्वरूप है। अगला प्रश्न हमारा है 24वां प्रश्न, प्लेटो के ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। प्लेटो के 3 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और रिपब्लिक को एक प्रकार से दूसरा उसका उपशीर्षक जो है न्याय माना जाता है। अर्थात न्याय के संदर्भ में अधिक बातें इसमें की गई हैं। हालांकि इसमें आदर्श राज्य की भी बातें की गई हैं, विभिन्न बातें की गई हैं, लेकिन न्याय के परिप्रेक्ष्य में यह इनकी रचना अधिक है। अगला प्रश्न है 25वां, पॉलिटिक्स पर टिप्पणी कीजिए। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें राज्य की उत्पत्ति की बात हुई है, दासता की बात हुई है, संपत्ति की बात हुई है, नागरिकता की, क्रांति एवं संविधानों के वर्गीकरण की बात हुई है। इसमें 158 राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या जो है पॉलिटिक्स में की हुई है। हमने आपको तुलनात्मक राजनीति जब पढ़ाया पेपर सेकंड, जो कि आपका है सिलेबस उसके स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि 158 राज्यों की संविधान की तुलना करके जब उन्होंने पॉलिटिक्स लिखा था, इसीलिए उन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। हालांकि उन्हें राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। उन संविधान में जो अच्छाइयाँ थी, जो कि 158 संविधान उन्होंने पढ़ा, उन संविधान में जो अच्छाइयाँ थी उसी का समावेश अपने सिद्धांतों में अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया है
वे वास्तविकता पर आधारित हैं। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जो है जन्मदाता या पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है वो मॉन्टेस्क्यू की कृति है, जो 1748 में प्रकाशित हुई और उसे कानून की मूल चेतना कहा गया है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, शासन की प्रकृति एवं शासन के सिद्धांतों का उल्लेख है। अपनी पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने गणतंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में शासन को बताया है। उन्होंने गणतंत्र और राजतंत्र को अच्छा बल्कि निरंकुश तंत्र को निकृष्ट शासन माना है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में उनके वर्णित है। अगला प्रश्न हमारा है 27वां, एक्विनस के विधि संबंधी विचार क्या हैं? संत टॉमस एक्विनस ने कानून पर व्यापक और स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है, जिसके कारण उन्हें मध्य युग के सभी विचारकों में श्रेष्ठ माना जाता है। इन्हें जो है कुछ विद्वानों ने मध्य युग का प्लेटो भी कहा है, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो संत टॉमस एक्विनस जो हैं उन्होंने कानून पर एक प्रकार से अपना बहुत ही अच्छा विचार जो है विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है और इसी कारण इन्हें मध्ययुग के सभी विचारकों से श्रेष्ठ माना गया है। कोकर महोदय क्या कहते हैं इनके विषय में? कोकर महोदय कहते हैं, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः उसका कानून संबंधी विचार उसकी महानतम देन है। किसकी? एक्विनस की। कानून की परिभाषा देते हुए एक्विनस ने कहा है कि कानून विवेक से युक्त लोक कल्याण हेतु एक आदेश है और इस आदेश को वही व्यक्ति देता है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्याख्या का भार होता है, और वही कानून के तरफ से आदेश देता है लोक कल्याण हेतु। कानून जो है सार्वभौमिक है और उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होती है। कानून का पालन सभी को करना पड़ता है। कानून एक सम्मानित मार्ग की सत्ता देता है। एक्विनस ने कानून को निम्न भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग? मानवीय कानून, प्राकृतिक कानून, दैवी कानून और शाश्वत कानून। 4 प्रकार के कानूनों में इसको विभाजित किया हुआ है। 28वां प्रश्न हम देखेंगे, बोधा द्वारा संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोधा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाओं पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित होती है। बोधा के अनुसार संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य परिवारों से पृथक करती है। संप्रभुता राज्य का एक ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में ही निहित है, अन्य स्थानों पर उसका महत्व नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति भी होती है जो शाश्वत एवं अस्थायी है। यह कानून का स्रोत है और यह अविभाज्य होती है। जो संप्रभुता होती है यह अविभाज्य होती है। संप्रभुता शब्द का अर्थ आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ था। संप्रभुता को विस्तृत रूप में बताया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 29 हमारा जो है, द प्रिंस पर टिप्पणी कीजिए। द प्रिंस जो है वह मैकियावेली की महानतम कृति है। इनमें प्रिंस लोरेंजे को संबोधित किया गया है, जो कि अरविनो का ड्यूक था। वैसे यह ग्रंथ जो है 1513 में लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो है इसकी मृत्यु के बाद 1532 में हुआ। सीजर बोर्जिया की प्रेरणा से इस ग्रंथ की रचना हुई थी। बोर्जिया ने अपने कौशल, निरंकुशता, कूटनीतिक चालबाजियों के द्वारा बहुत सफलता प्राप्त की थी और इससे क्या है, मैकियावेली के लिए आदर्श शासक बन गया था और उससे वह प्रभावित हो गया था, जिसकी प्रशंसा करने में मैकियावेली कभी नहीं थकते थे। और प्रिंस ने बोर्जिया को उन्होंने अपना चारित्र नायक बना लिया है। उन्होंने जो प्रिंस रचना की है उसमें बोर्जिया को अपना चरित्र नायक बनाया है और यह ग्रंथ जो है 26 अध्याय में 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में राजतंत्र, दूसरे भाग में सेना और अंतिम भाग में राजनीतिक विचारों की व्याख्या उन्होंने की हुई है। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है, बोधा के अनुसार संप्रभुता की क्या विशेषता है? बोधा के अनुसार संप्रभुता जो है सर्वोच्च है, अस्थायी है, अविभाज्य है और अनिवार्य होती है, जिसे किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह राज्य का एक प्रमुख अनिवार्य तथ्य है। आपको पता होगा किसी भी विचारक के विचार को हम समझ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो बातें हैं उससे वैसे ही हमें लिखना होगा। इसलिए आप ध्यान से सुनते रहे कि क्या विचार किस टॉपिक पर किस विचारक ने दिए हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बोधा द्वारा संप्रभुता पर बताई गई सीमाएं कौन कौन सी हैं?
बोदा ने संप्रभुता की 3 सीमाएं बताई हैं। पहला है संप्रभुता की पहली सीमा ईश्वरीय एवं प्राकृतिक नियमों की है, जिसमें शासक जो है वह बंधे होते हैं। दूसरा है बोदा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक मानता है। प्रभु किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना नहीं छीन सकता है। तीसरा प्रतिबंध जो है मौलिक कानूनों का है। प्रत्येक देश के संविधान में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका उल्लंघन राजा को नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका 32वां प्रश्न। हम देखेंगे डिस्कोर्सेज क्या है, डिस्कोर्सेज पर टिप्पणी करें। डिस्कोर्सेज जो है मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गणतंत्रीय शासन विधानों के विकास एवं सार्वजनिक स्वतंत्रता के रक्षण हेतु आवश्यक उपायों पर प्रकाश डालता है। मैकियावेली का उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार प्राचीन साहित्य, कानून, चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही प्राचीन काल के शासक और राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन वर्तमान राजनीति में उसका उपयोग जो है वह होना चाहिए। उसने अपने अनुभव और विचारों को पुष्ट करने वाले प्रमाणों को प्राचीन साहित्य में ढूंढकर अपना लेखन कार्य आरंभ किया। पीटर सेविगेयर के अनुसार डिस्कोर्सेज ऑन लिवी रोमन गणराज्य की संस्थाओं के उद्भव और विकास पर एक प्रकार से टीका का कार्य करती है। 33वां प्रश्न है हमारा, सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक कौन है? सुम्मा थियोलॉजिका एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? संत टॉमस एक्विनस जो हैं वह पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका उन्होंने लिखी हुई है। सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ में एक्विनस ने ज्ञान के समग्र क्षेत्र पर विचार किया है। यह विचार सप्रयोजन था। वह इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के साथ रोमन कैथोलिक धर्म की मान्यताओं का इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि दार्शनिक का दर्शन धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करे, और इसी ग्रंथ में एक्विनस ने अपने कानून संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर, जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार क्या है? जॉन लॉक के अनुसार निम्न 3 अधिकार मनुष्य को प्रकृति द्वारा मिले हैं। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों जो है प्रकृति रूप से प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं, ऐसा किसका विचार है? जॉन लॉक का। कौन कौन से? जीवन का आधार, स्वतंत्रता का आधार और संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैकियावेली का स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। यह राज्य की एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इसके निवासी आपस में झगड़ते नहीं हैं, और स्वस्थ राज्य जो है तेजस्वी और गतिशील होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर बताया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आया है। कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु आपको न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजनीति विज्ञान के जनक या पिता के रूप में अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। राजनीति शास्त्र में सभी सिद्धांतों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने किया, जिसके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख देन क्या रही है? ग्रीक राजनीतिक चिंतन ने पाश्चात्य विचारधारा को काफ़ी प्रभावित किया है। पश्चिमी साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक चिंतन के मूल स्रोतों की तलाश प्राचीन ग्रीक चिंतन से ही प्राप्त होती है। ज्यामिति के मूल प्रवर्तक यूक्लिड 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान ग्रीक में भी पैदा हुए थे। ज्यामिति की तर्क प्रणाली में से वैज्ञानिक चिंतन के विकास में अधिक सहायता मिली। अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें ग्रीक विचारकों प्लेटो, अरस्तु के चिंतन से ही प्राप्त होता है। तर्क, बुद्धि, सत्ता, न्याय और विधि के शासन की समस्याओं की जितनी गहरी छानबीन प्राचीन यूनानी चिंतक में की गई, उतनी कहीं नहीं की गई। ग्रीन पोलिस या नगर राज्य की जीवन शैली में निहित है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति भी यहाँ से हुई थी, अर्थात जो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के जनक हैं वह भी यहीं के थे। तो इस प्रकार से आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट का आपका एक रिवीजन क्लास आएगा, जिसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट एक और आपके लिए वीडियो आएगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिलेगा किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम है कब है, कमेंट में हमें अवश्य बताएं।
और जो भी आपको पूछना हो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए आपकी यूनिवर्सिटी का, तो आप उसे पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पे भेज दें या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भेज दें, जिससे उसको सॉल्व कराया जाएगा। आपका हेल्प होगा कि आप अपना आकलन कर सकेंगे, या फिर विभिन्न यूनिवर्सिटी जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा उन लोगों का हेल्प हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनको दिखा दिया जाएगा। इसलिए आप पेपर अवश्य भेज दिया करिए। किस सब्जेक्ट का और बनाया जाए यह आप कमेंट में अवश्य बताइए। जैसे कि एमए वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, तो आपके पेपर सेकंड थर्ड फोर्थ जो है सभी वीडियोस जल्दी ही जल्दी आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग जब देखते हैं तो हमें पता लगता है अधिक से अधिक लोगों की इसकी आवश्यकता है, तो हम वीडियो जल्दी जल्दी लाते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, चैनल पर बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग को इसकी फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।